हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। मित्रों, हम बात कर रहे थे धनाधन रिवीजन बॉम्ब शूट के माध्यम से। विज्ञान का रिवीजन चल रहा था कक्षा 10 का, जिसमें 3 चैप्टरों को हम खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं, उनका सुपड़ा साफ कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आज इस चैप्टर का पूरा रस, पूरा निचोड़ आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ में, अंत तक देखते रहें और अपनी मेहनत को और अपनी तैयारी को एक मजबूत धार प्रदान करें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो को और देखते हैं क्या है। यूं जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है, परों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बताओ, अपनी परों को खोलो और तैयारी में जुट जाइए और मेहनत में जुट जाइए। आपकी परीक्षा नज़दीक है। ये जमाना कभी भी ये नहीं पूछेगा कि बच्चों कितना आप पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या तकलीफें आपने झेली हैं। ये तो सिर्फ आपका परिणाम जानते हैं। क्या देखते हैं? आपके परिणाम को देखते हैं कि बेटे ये बता तेरा रिजल्ट कैसा रहा। तो ध्यान रखना, ये जमाना सिर्फ क्या देखता है, उड़ान देखता है। कोई भी ये नहीं पूछता आपको कि क्या रहा, क्या कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आपने किस तरह तैयारी की, क्या तकलीफें झेली। सब परिणाम को देखते हैं। तो ध्यान रखेगा इस बात का। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपन इस वीडियो को। चलिए, क्या है हमारा टॉपिक का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। दोस्तों, कार्बन जो है वो कार्बो शब्द से बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है कार्बो, जिसका अर्थ होता है कोयला। क्या होता है? जिसका अर्थ कोयला होता है। कार्बन का प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 6, प्रोटॉन्स की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6। और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही बराबर हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, बताओ क्या बन जाता है? परमाणु भार। तो प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? मतलब 12 या 12 हो जाएगा। ये थोड़ी आपको बात में ध्यान में रखनी थी। कार्बन को इस प्रकार से अपन जो है प्रदर्शित करते हैं। इसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता का अर्थ है कि अंतिम कोश में, अर्थ है बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन देखते हैं 1s2 2s2 2p2। तो जो अंतिम कोश होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, जिसके कारण इसका परमाणु क्रमांक 6 हो जाता है। तो ध्यान रखना, अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए संयोजकता कितनी है इसकी? 4 है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन विन्यास भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आता है। कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी तत्व का मतलब है पृथ्वी की हर एक जगह पर छोटे छोटे कणों के रूप में, और छोटे से लेकर बड़े तक, अर्थात कहें तो सूक्ष्म कण से लेकर के हवाई जहाज तक, सब में कार्बन है। इसे कहते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन भूप्रपटी पर देखें तो खनिजों के रूप में, जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनके रूप में पाया जाता है केवल और केवल कितना? 0.02%। पतला कितना? 0.02% केवल उपस्थित होता है पृथ्वी की भूप्रपटी पर। लेकिन वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है 0.03%। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करते हैं गुरुजी, कार्बन में आबंधन किस प्रकार का होता है। कार्बन में जो आबंधन होता है वो होता है सहसंयोजी आबंधन। बताओ कौन सा होता है? कार्बन ये सहसंयोजी आबंधन बनाता है। हम बात करते हैं कि आबंधन होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक तो आयनिक आबंधन हो सकता है, एक आपका सहसंयोजी आबंधन हो सकता है। जो आयनिक आबंधन से बने हुए यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं, और सहसंयोजी आबंधन से बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिकों में क्या होता है? प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है, क्योंकि वो आयंस होते हैं, धनायन या ऋणायन का निर्माण करते हैं, और दोनों आयंस आपस में एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। और उस आयनिक बंध से बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उनका मध्य में प्रबल बहुत ही ज़्यादा, यहाँ बहुत ही प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या हो जाता है? उच्च होता है। लेकिन सहसंयोजी यौगिक जो बनते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के फलस्वरूप जो सहसंयोजक बंध बनता है, और जो कि एक दुर्बल होता है। बताओ कैसा होता है? दुर्बल विद्युत आकर्षण बल होता है। इसीलिए सहसंयोजी बंध से बने हुए यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या होता है? बताओ कम होता है। ध्यान रखना, आयन के यौगिक आयंस होते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में या विलयन में ही विद्युत का चालन करेंगे, क्योंकि आयनों में टूट जाते हैं। जैसे ही विलयन में या गलित अवस्था में डालते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों के प्रवाह से विद्युत का क्या होने लग जाता है? बताओ, चालन होने लग जाता है। तो ये विद्युत का चालन करते हैं आयन के यौगिक। लेकिन
सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, जबकि सभी सहसंयोजी यौगिक अधिकांश जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। गलनांक और क्वथनांक में थोड़ी सी तुलना कर रखी है इस सारणी में, देखिएगा ये कार्बन के यौगिक हैं सभी, और कार्बन के यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक स्तर सारणी में दे रखे हैं। जैसे कि एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 होता है और क्वथनांक होता है 391। क्लोरोफॉर्म जो होती है उसका गलनांक होता है 209 और क्वथनांक होता है 334। जो एथेनॉल होता है उसका गलनांक होता है 156 और 351 इसका क्वथनांक होता है। मेथेन जो होती है 90 इसका गलनांक होता है, 111 इसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। जबकि कुछ आयन के यौगिकों के भी गलनांक एवं क्वथनांक दे रखे हैं, जिसमें आपको दिख रहा है NaCl। बताओ NaCl एक आयन का यौगिक है जिसका गलनांक तो होता है 1074 केल्विन और इसका क्वथनांक होता है 1686 केल्विन। अर्थात कहें तो इन कार्बन के यौगिकों से आयन के यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद है गुरुजी, कार्बन किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये ध्यान रखना। ऐसी क्या प्रकृति आ गई कार्बन के पास में कि उसे सहसंयोजी आबंध बनाना पड़ता है, ये आयन के यौगिक क्यों नहीं बना सकता। इसके पास ध्यान रखना, बाहरी कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आयन से यदि बनाने हैं, इसको अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना होता है, क्योंकि स्थायी होने के लिए प्रत्येक तत्व क्या चाहता है कि हमारा उत्कृष्ट गैस विन्यास बन जाए, अर्थात इसके बाहरी कोश में अष्टक पूरा हो जाए। इनका संयोजकता जो कोश है उसका अष्टक क्या होना चाहिए, पूरा, तो ही वो स्थायी होगा। अगर ऐसा वो करने के लिए, अब इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसी से ग्रहण कर ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। तो ऐसी कंडीशन में ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है कार्बन। लेकिन ध्यान रखना, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है किसी से, तो ये बनाएगा कार्बन 4 ऋणायन। ये ऋणायन बनेगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी यदि किसी से ग्रहण करेगा तो। लेकिन ऐसा होने पर इस कार्बन के नाभिक में तो 6 ही प्रोटॉन है ना, नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे और 4 नए आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन इन 4 इलेक्ट्रॉनों को कैसे, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को कैसे धारण कर सकेगा, ये बताइए मुझे। क्या कर पाएगा, क्या नहीं। ये 6 प्रोटॉन 6 को कर लेगा, हाँ एक और होता, 2 और होते तो भी कर लेता, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन धारण नहीं कर पाएगा। अर्थात धारण करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ये ऋणायन तो बना ही नहीं सकता। जब ऋणायन नहीं बना सकता तो इसके पास एक कंडीशन ये आती है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को खो दे या 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना दे, तो ये कार्बन 4 धनायन बना सकता है। लेकिन ऐसा करने से इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, 6 प्रोटॉन तो होंगे ही नाभिक में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, केवल 2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 6 में से 2 4 गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला ये कार्बन, 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक है वो 2 इलेक्ट्रॉन वाले कार्ब धनायन को बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए ये भी नहीं बना पाएगा। कहने का अर्थ है कि कार्बन न तो धनायन बना सकता है और ना ही कार्बन ऋणायन बना सकता है। तो इस कारण ये अपने स्थायित्व कैसे प्राप्त करेगा, अष्टक विन्यास को कैसे प्राप्त करेगा, तो इसके लिए फिर इसके पास एक ही उपाय बचता है, और वो उपाय बचता है, बताओ कौन सा, साझेदारी। बताओ कौन सी दारी, साझेदारी करना। और ये अपने ही तत्वों के साथ या फिर अन्य तत्वों के साथ क्या कर लेता है, साझेदारी या समान साझेदारी। तो कहते हैं कि कार्बन अपने परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, साझेदारी करके इस समस्या को क्या कर लेता है, बताओ सुलझा देता है। तो इस समस्या को सुलझा करके ये संयोजकता आबंध का निर्माण कर संयोजक यौगिक बनाता है, और समान साझेदारी के फलस्वरूप ये क्या कर लेता है, अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। अतः कहेंगे कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध ही बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक ही बनाएगा। अब क्या होता है गुरुजी सहसंयोजक आबंध, ध्यान से सुनना। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म होगा जो 2 परमाणुओं, चाहे वो दोनों परमाणु समान तत्वों के हो सकते हैं या अलग अलग तत्वों के हो सकते हैं, दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ध्यान रखना, सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर में तो प्रबल होता है जो बंध होता है, लेकिन इनका अंतरा आकर्षण दुर्बल होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ध्यान रखना, सहसंयोजी आबंध में जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वे केवल और केवल बाहरी कोश के या संयोजकता कोश के ही होंगे। ऐसा नहीं है सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लें, सभी इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं करते, केवल कौन से करते हैं, जो बाहरी कोश में होंगे, और उतने ही करेंगे जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उसको अष्टक पूरा करने के लिए होती है। जैसे हाइड्रोजन की अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है ओनली, परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 है। अब इसको अष्टक पूरा करने के केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ही तो भरे जाते हैं, बिल्कुल भरे जाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इसको चाहिए, तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पहले हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का है, और दोनों हाइड्रोजनों ने आपस में साझेदारी कर ली 1-1 इलेक्ट्रॉन की, जिससे इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 1-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन अपना क्या कर लेता है, अष्टक पूरा कर लेता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में या बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने की? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो ये इसी अपने ही परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करेगा, जिससे ये कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन तू मेरे ले ले, तू अपने मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, जिससे हम दोनों का अष्टक क्या हो जाएगा, बताओ, पूरा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या कर ली है, बताओ, साझेदारी ऑक्सीजन ने। तो इस प्रकार ये कहता है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन मेरे हो गए, और ये वाला कह देता है कि ये वाले सभी इलेक्ट्रॉन मेरे हो गए, और दोनों के मध्य में बताओ क्या बन जाता है, सहसंयोजी आबंध बन जाता है। और 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और 2 इलेक्ट्रॉनों से एक आबंध बनता है, तो बताओ 4 इलेक्ट्रॉनों से कौन सा आबंध बनता है? द्वि आबंध। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को की अंतिम कोष में जो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे तत्व से करेगा, इसी तत्व के दूसरे परमाणु से करेगा। तो बताओ, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसी नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु से कर ली, तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ये कहता है ये मेरे हो गए सभी, ये कहता है ये सभी मेरे हो गए, और दोनों का ही अष्टक पूरा हो जाता है, दोनों स्थायी हो जाते हैं, और ये नाइट्रोजन बना देता है N2, और दोनों के मध्य में त्रिबंध का क्या हो जाता है, बताओ, निर्माण हो जाता है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान। इस प्रकार मेथेन की संरचना भी आप बना सकते हैं कि मेथेन में कार्बन होता है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसकी 4 संयोजकता होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करता है, ये चारों हाइड्रोजन इससे आकर के अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाती हैं और दोनों ही साझेदारी कर लेती हैं, समान साझेदारी। इस प्रकार देखिएगा, तो हाइड्रोजन अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को ला करके कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन से समान साझेदारी करके और सहसंयोजक आबंध बना के मेथेन बना देता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि सल्फर के 8 परमाणु अंगूठी या मुकुट के समान होते हैं। ध्यान रखना, ये आपको देखो, ये सल्फर के 8 परमाणु आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, और ये किसी महारानी का क्या नहीं लग रहा आपको, बताओ, मुकुट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बताओ, किसी महारानी का मुकुट लग रहा है कि नहीं? आप कहें गुरुजी बिल्कुल लग रहा है, ये तो लग रहा है मुकुट सा ही लग रहा है कि मुकुट है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि सल्फर के जो 8 परमाणु हैं अंगूठी या मुकुट के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन के अपर रूप। बताओ कौन से रूप है? अपरे रूप। आप कहेंगे गुरुजी क्या होते हैं अपर रूप? ध्यान से सुनना, एक ही तत्व के वे विभिन्न यौगिक जिनके रासायनिक गुण तो समान हो, क्यों, एक ही तत्व के हैं इसीलिए रासायनिक गुण तो समान होंगे। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के अपर रूपों की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के जो अपर रूप होंगे उसमें सभी में कार्बन ही तो होगा, तो रासायनिक दृष्टि से तो वो समान होंगे, लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हो जाती हैं, जिस कारण उनके भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। बताओ क्या हो जाते हैं? भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? उसी तत्व का अपर रूप कहा जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अपर रूप वे तत्व कहलाएंगे जो एक ही तत्व के होंगे, और एक ही तत्व के होने के कारण उनके रासायनिक गुण तो समान होंगे, लेकिन संरचनाएं अलग अलग होती हैं, जिस कारण उनके भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। उस तत्व के क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के अपर रूप निम्न प्रकार हैं आपका, एक तो हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक फ्लोरीन होता है। ध्यान रखना, ये तीनों आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हीरा की अपन बात करते हैं तो ये हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, अधातु है। कार्बन भी अधातु होता है, हीरा ही अधातु है, तो ये अधातु होते हुए भी कठोर है। ध्यान रखना, क्या है? अधातु होते हुए भी कठोर है। इसकी जो संरचना होती है त्रिआयामी होती है, और इस त्रिआयामी संरचना में हीरा का जो एक कार्बन है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध कार्बन को उच्च ताप और उच्च दाब पर हम उपचारित करके हीरा प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध कार्बन लेंगे, उसको उच्च दाब और उच्च ताप पर यदि उपचारित कर दिया जाए तो बताओ क्या बन जाता है? आपका हीरा प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इसकी हीरा की जो संरचना होती है वो त्रिआयामी होती है, और एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि इस संरचना पर आप देख सकते हैं, ये आपकी किसकी संरचना है? हीरे की संरचना है, जिसमें एक ये कार्बन जो परमाणु है, अन्य एक इस कार्बन से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, अर्थात 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, और इसकी संरचना होती है त्रिआयामी। बताओ कैसी होती है? त्रिआयामी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
इसकी बात कर रहे हैं कार्बन के अपर रूपों में ग्रेफाइट। बताओ किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेफाइट दूसरा है। ये विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा, विद्युत का क्या है? सुचालक होता है। इसकी संरचना जो होती है वो षटकोणीय होती है और इसका एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि इधर देखेंगे षटकोणीय। हाँ, तो इस ग्रेफाइट के अंदर आपको देखना है कि इसका षटकोणीय इसकी संरचना होती है। देखिएगा प्रत्येक में 6 कोण बने हुए हैं और 6 ही भुजाएं हैं। षटकोणीय इसकी संरचना होती है और इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। जैसे इस प्रकार इस मध्य के कार्बन को देखो, एक इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये हुआ इसमें कि ये विद्युत का सुचालक होता है, षटकोणीय संरचना होती है, एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? और इसमें एक द्विबंध उपस्थित होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। द्विबंध उपस्थित होने के कारण ही इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन में ये गुण पाया जाता है कि वो विस्थानीकृत होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण होने के कारण ही इसमें आवेश का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। और इसी कारण हम कहते हैं कि ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए यही इसका क्या है बताओ? कारण होता है। नेक्स्ट जो अपर रूप है आपका, ध्यान रखिएगा, वो है फुलेरिन। कौन सा है? फुलेरिन है। ध्यान रखना, ये जो फुलेरिन है ये कार्बन के 60 परमाणु से बना है। किससे बना है? कार्बन के 60 परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? फुलेरिन। एक गेंद जैसी संरचना अर्थात फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? फुलेरिन कहते हैं। एक अमेरिका के अंदर गुम्बद है जिसका नाम है जियोडेसिक गुम्बद। तो जो अमेरिका का जियोडेसिक गुम्बद है उसके समान इसकी स्ट्रक्चर है बिल्कुल फुलेरिन की, इसीलिए हम उससे इसकी तुलना करते हैं। देखते हैं जरा, ये रहा आपका फ्लोरीन दिख रहा होगा C60, अर्थात कार्बन के 60 परमाणु होते हैं जो कि एक फुटबॉल के रूप में जियोडेसिक गुम्बद के रूप में पाया जाता है। ये थे आपके कार्बन के अपर रूप। अब बात करते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। क्या होती है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति? ये मैं बात कर चुका हूँ आपसे कि कार्बन का इस छोटे से छोटे परमाणु या छोटे से छोटे भी किसी पदार्थ से लेकर के बड़े हवाई जहाज तक सब में कार्बन है। अर्थात कहा जाए कि कार्बन इतनी सूक्ष्म मात्रा में 0.02% ही केवल पृथ्वी पर पाया जाता है, लेकिन फिर भी कार्बन की महत्वता इतनी ज़्यादा है कि एक छोटे से पदार्थ से लेकर बड़े से बड़े पदार्थों में, बताओ क्या है, मेरे अंदर, मनुष्य के अंदर, पदार्थों के अंदर, लकड़ी के अंदर, अन्य जितने भी धातु बन रहे हैं सब में कार्बन ही कार्बन आपको मिलता है। प्रकृति में टेबल है, कुर्सी है, सब में कार्बन है। जितने भी हैं सब में क्या है? कार्बन। यही प्रकृति बताओ कौन सी है? सर्वतोमुखी। अर्थात प्रकृति में सभी जगह कार्बन है। यही क्या है? सर्वतोमुखी। और क्या कारण है इसका सर्वतोमुखी का? कहने का मतलब है कार्बन की सर्वतोमुखी क्यों पाई जाती है? क्योंकि कार्बन में गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? एक है श्रृंखलन का गुण, ये महत्वपूर्ण है। कार्बन के अंदर ही श्रृंखलन का गुण मिलता है, ध्यान रखना। अगर कार्बन अपने ही कार्बन परमाणुओं से बंध बनाते हुए बहुत लंबी श्रृंखला बना देता है, जिसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहा जाता है। अर्थात कार्बन ही अपने कार्बन परमाणु से इस प्रकार से जुड़कर अनंत लंबी बहुत सारी कार्बन श्रृंखला बना देता है, और इस श्रृंखलन के कारण ही कभी साकेत, कभी असाकेत, कभी अन्य परमाणु भी इससे जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि सर्वतोमुखी प्रकृति इसकी पाई जाती है, बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर देता है। क्या कि कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन विभिन्न शाखाओं वाली और वलय में हो सकती है। तो कार्बन की बहुत सारी लंबी श्रृंखला हो सकती है। कुछ कार्बन इसके नीचे से जुड़ जाते हैं, साकेत बना सकते हैं, कुछ आपस में एक वलय रूपी कार्बन जुड़ सकते हैं, कैसे भी जुड़ सकते हैं। और यह विशेषता केवल और केवल किस में पाई जाती है? कार्बन में। अर्थात यह इसकी अद्वितीय क्षमता है और किसी में नहीं मिलती है। और इसी श्रृंखलन के गुण के कारण ही बताओ क्या मिलती है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। जैसे देखें सरल श्रृंखला में इस प्रकार से कार्बन अपना सभी कार्बन आपस में जुड़ करके एक सरल श्रृंखला बना सकते हैं, या फिर इस प्रकार से जुड़ करके साकेत श्रृंखला बना सकते हैं, या फिर इस प्रकार वलयनुमा श्रृंखला भी बना सकते हैं। तो बताओ, अब इस प्रकार के अलग अलग साकेत श्रृंखलाएं बना सकता है तो अलग अलग प्रकार के इसके कार्बन के यौगिक भी बनेंगे। फिर इसमें अन्य परमाणु जुड़ जाएं तो और अन्य यौगिक बन जाएंगे। फिर इसमें बंधों की और बात होती है। ये एकल बंध से जुड़े हो सकते हैं, द्विबंध से जुड़े हो सकते हैं, त्रिबंध से भी जुड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी बहुत सारी श्रृंखलाएं बन सकती हैं, साकेत, असाकेत और आपकी वलयनुमा, फिर बंद, एकल बंध युक्त, द्विबंध युक्त, त्रिबंध युक्त। तो इसके कारण बहुत सारे यौगिक इसके बन सकते हैं कार्बन के। इसीलिए इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति पाई जाती है, बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, अर्थात कण कण में कार्बन है, ऐसे कह सकते हैं। जिसमें कार्बन में एकल बंध होता है, अर्थात कार्बन परमाणु के मध्य में केवल एकल बंध होता है, उसे कहते हैं अपन संतृप्त यौगिक। और जिनमें द्विबंध और त्रिबंध होता है उन्हें कहते हैं असंतृप्त यौगिक। ध्यान रखिएगा। दूसरा गुण है इसका चतुसंयोजकता, अर्थात इसकी 4 संयोजकता है, और 4 संयोजकता होने के कारण
कारण ये अन्य 4 कार्बन परमाणु से भी जुड़ सकता है या अन्य किसी अन्य तत्वों से या अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है। कार्बन के अतिरिक्त भी अन्य परमाणु से जुड़ सकता है। कहने का अर्थ है 4 संयोजकता होने के कारण भी ये सर्वतोमुखी प्रकृति को आधार बनाता है। जैसे कार्बन 4 संयोजकता है, कार्बन 4 अन्य परमाणु से या अन्य तत्वों के परमाणु से भी जुड़ सकता है, आबंध बनाने की क्षमता रखता है, जिसके कारण अन्य बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं। इसी प्रकार इसकी क्या पाई जाती है, सर्वतोमुखी प्रकृति। फिर है कार्बन का छोटा आकार भी इसमें महत्व देता है। कैसे? क्योंकि अगर बड़ा आकार होता कार्बन का तो इससे ज़्यादा फिर परमाणु या अणु जुड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो टूट जाती फिर श्रृंखला। लेकिन छोटा आकार होने के कारण सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे फलस्वरूप स्थायी हो जाते हैं कौन, यौगिक। तो इसका कार्बन का छोटा आकार भी क्या है, एक सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण है। ध्यान रखना, कार्बन पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, इन्हीं की वजह से इसमें बड़ी संख्या में कार्बन के यौगिकों का क्या होता है, प्रकृति के अंदर निर्माण होता है। एक सिलिकॉन भी एक इस प्रकार का तत्व है जो कि श्रृंखला बनाता है, लेकिन ये श्रृंखला केवल 7 या 8 परमाणु तक बना सकता है। लेकिन मैंने कार्बन की कहा ये इतना छोटा आकार होता है कि इसकी श्रृंखला टूटती ही नहीं है, कितनी भी लंबी बनाई जा सकती है, इसीलिए उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति है। लेकिन सिलिकॉन में भी ऐसा गुण श्रृंखलन का देखा जाता है, लेकिन ये 7 एवं 8 परमाणु तक तो बना सकता है। उसके बाद इसका आकार बड़ा होता है, जिसके कारण ये श्रृंखला टूट जाती है, इससे आगे ये नहीं बना सकता। महत्वपूर्ण नोट लगा हुआ है नीचे, ध्यान रखना कि हम ये देखते हैं कि ये कार्बन के यौगिक तो प्राकृतिक पदार्थों के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे पौधे से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च के रूप में, अर्थ है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधों के अंदर बनते हैं। कहने का अर्थ है ये कि ये जीवन शक्ति आवश्यक है इसके संश्लेषण के लिए। ये माना गया था, क्या माना गया था, ये माना गया था कि कार्बन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक है, अर्थात सजीवों में ही इनका निर्माण हो सकता है, जैसे पौधों में होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर नामक वैज्ञानिक ने 1828 में क्या कर दिया, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। यूरिया भी तो एक कार्बन के यौगिक है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। इसमें कार्बन है कि नहीं है बताओ, है। तो इस अमोनिया से इसका निर्माण, सॉरी अमोनियम साइनेट से किसका निर्माण कर दिया, यूरिया का। यूरिया भी कार्बनिक यौगिक है। तो जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि जीवन शक्ति इसके लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात जीवन शक्ति का जो आधार था इसके निर्माण के लिए, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए, उसका खंडन बताओ किसने कर दिया, फ्रेडरिक वोलर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संतृप्त यौगिक क्या होते हैं। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, ध्यान रखना, मैंने अभी बात की है कि जिनमें एकल बंधु होते हैं, एकल बंध युक्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त। और जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। जैसे एथेन दे रखा है, प्रोपेन दे रखा है, सब में एकल बंध है, कैसे होंगे, संतृप्त होंगे, ये भी संतृप्त है। लेकिन एथीन और एथाइन इसमें द्विबंध है, इसमें त्रिबंध है, इसीलिए ये क्या है, असंतृप्त होते हैं। और ये भी विवृत भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ये तो विवृत है, विवृत मतलब सीधी श्रृंखला है, किसमें, संतृप्त यौगिकों की। ये साकेत श्रृंखला युक्त भी हो सकते हैं, ये आपके संतृप्त यौगिक वलय युक्त भी हो सकते हैं। जैसे वलय युक्त कौन सी होती है, साइक्लोहेक्सेन। वलय युक्त जो संतृप्त यौगिक है वो कौन सी होती है, साइक्लोहेक्सेन होती है। साइक्लो हम तभी लगाते हैं जब वलय हो, क्या हो, कार्बन जब वलय के रूप में पाया जाता है तब उसके सामने क्या लगा देते हैं, अपन साइक्लो लगा देते हैं। और हाइड्रोजन क्यों जोड़ते हैं, कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करने के लिए क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन। इधर ध्यान रखना, वलय युक्त एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होता है जिसे कहते हैं बेंजीन। बताओ क्या कहते हैं, ये बेंजीन होती है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। C6H6 बेंजीन का क्या होता है, सूत्र होता है, और ये इसकी संरचना भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 क्या होते हैं, द्विबंध पाए जाते हैं, 3 द्विबंध होते हैं, इसीलिए कहते हैं ये असंतृप्त यौगिक है। बताओ, असंतृप्त वलय युक्त, कैसा है, असंतृप्त वलय युक्त होता है। इधर आपका देखना, एथीन, एथीन एक संतृप्त यौगिक है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे रखी है, इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार आपको इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। इस प्रकार एथीन की भी इधर दे रखी है, ये एथीन की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, बताओ किसकी, एल्केन। एल्केन क्या होता है गुरु, जितने भी संतृप्त हैं, ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को अपन क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एकल बंध युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि एल्केन है, क्योंकि मैंने कहा संतृप्त होंगे तभी तो एकल बंध होगा, बिल्कुल। और जो असंतृप्त होते हैं वो हाइड्रोकार्बन आपके एल्कीन एवं एल्काइन हो सकते हैं। जिनमें द्विबंध होता है उन्हें एल्कीन कहते हैं, और जिनमें त्रिबंध होता है उन्हें एल्काइन कहा जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि इसके संबंध में आपको ये ध्यान रखने हैं कि एल्केन का आपसे सूत्र पूछा जाएगा डायरेक्टली, तो सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो वो होता है CnH2n। अर्थात एल्काइन का आपसे सूत्र पूछा जाएगा वो होगा CnH2n-2।
टू, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आ रहा है महारस अर्थात रसों का रस। महारस आ रहा है, कार्बन के यौगिकों का नामकरण बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस तो करवा नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो धनाधन रिवीजन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको केवल ये निचोड़ दे देता हूँ कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति का। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान रखना, ये आपको ये जो एक मैंने सूत्र यहाँ पर लिख रखा है नामकरण करने का, कोई सा भी कार्बन के यौगिक हो, उसकी संरचना आपको दे रखी हो, उसका सूत्र आपको दे रखा हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो ये जो महारस आपको दिखा हुआ है ये बस आपको याद होना चाहिए। आप किसी भी कार्बन के यौगिक का बताओ क्या लिख सकते हो, नामकरण कर सकते हो। बताओ ये क्या है गुरुजी, पहले मध्य में क्या है, कार्बन श्रृंखला का मूल शब्द, उससे पहले आपका है प्राथमिक पूर्व लग्न, और प्राथमिक पूर्व लग्न हमेशा साइक्लो होता है, ध्यान रखना। और ये प्राथमिक पूर्व लग्न आपको तभी लगाना है जबकि कार्बन जो आपको यौगिक दे रखा है वो वलय युक्त होना चाहिए। यदि वलय युक्त नहीं है तो प्राथमिक पूर्व लग्न लगाना ही नहीं है, यदि वलय युक्त होगा तो केवल आपको साइक्लो लगा देना है, बस इसमें क्या है। फिर द्वितीयक पूर्व लग्न है, द्वितीयक पूर्व लग्न सबसे पहले आएगा, ध्यान रखना, उसके बाद प्राथमिक पूर्व लग्न आएगा, फिर कार्बन श्रृंखला का मूल शब्द आता है, फिर आपका आता है प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न में होता है यदि कार्बन श्रृंखला में एकल बंध है तो एन लगेगा, यदि द्विबंध है तो ईन लगेगा, यदि त्रिबंध है तो आयन लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यह है कि कार्बन श्रृंखला में बंध कौन सा है, एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो ईन, त्रिबंध है तो आयन। ये प्राथमिक अनुलग्न आपको लगाना है। फिर उसके बाद यदि उसमें कोई अन्य क्रियात्मक समूह दे रखा है तो आपको द्वितीयक अनुलग्न भी लगाना होगा। क्रियात्मक समूह जैसे एक होता है ओइक अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह, जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसके लिए अनुलग्न लगाते हैं अपन ओइक, और ये सूत्र आपका होता है COOH अर्थात COOH। ये क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक समूह। और कार्बोक्सिलिक समूह के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो लगाते हैं ओइक। क्या लगाते हैं, ओइक। OH दे रखा हो किसी भी कार्बन के यौगिक में, OH होता है एल्कोहल समूह, बताओ कौन सा होता है, ये एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, और इसके लिए आपको अनुलग्न लगाना होता है ऑल। और आपको एक दे रखा होगा एल्डिहाइड COH, ये COH अर्थात एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के लिए अपन एल अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद है CO, ये मध्य में पाया जाएगा किसी भी कार्बनिक यौगिक में, और ये है कीटोन समूह, बताओ कौन सा समूह है, ये कीटोन क्रियात्मक समूह है, और इसके लिए आपको क्या लगाना होता है, ओन लगाना होता है अनुलग्न के रूप में। तो इतना आपको केवल इसके बाद में ध्यान रखना है। फिर जो द्वितीय पूर्व लग्न आप जो लगाते हैं वो हमेशा प्रतिस्थापी समूह होंगे। यदि नाइट्रोजन वहाँ पर प्रतिस्थापी समूह के रूप में पाया जाता है तो आप द्वितीय पूर्व लग्न नाइट्रो लगाएंगे, यदि फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, और आपका आयोडीन है तो आयोडो, और यदि मैथिल समूह इसे कहते हैं CH3 यदि प्रतिस्थापी समूह के रूप में है तो वहाँ पर मैथिल लगाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और कार्बन का मूल शब्द के लिए आपको यदि कार्बन यौगिक एक कार्बन वाला है तो मैथ, दो कार्बन वाला है तो एथ, तीन वाला है तो प्रोप, चार वाला है तो प्यूट, पाँच वाला है तो पेंट, छः वाला है तो हेक्स, सात पर हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और 10 पर होता है बताओ क्या, डेक होता है। तो ये थी सिंपल सी आपकी ये रस और महारस। इससे आपको क्या करना होगा, नामकरण करना होता है किसका, बताओ, कार्बनिक यौगिकों का। और मैं यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल तरीके से इसको आपको समझाया है, वहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाई है, लेकिन यहाँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, इनकी प्रैक्टिस आपको घर करना है। लेकिन आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, क्रम यही होना चाहिए, सबसे पहले द्वितीय पूर्व लग्न लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर उसके बाद प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर कार्बन का मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे, फिर उसके बाद द्वितीय का अनुलग्न लगाएंगे। और ये कौन कौन से होते हैं वो मैंने सभी नीचे आपको दे रखे हैं। तो इसके बाद अपन चलते हैं, बताओ कहाँ पर, संरचनात्मक समावयवी अर्थात संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, समान आणव के सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाएं। कहने का अर्थ है जिनकी अणुसूत्र तो समान होंगे, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होने की संरचनाएं अलग अलग बनती हैं, क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयवी। जैसे ब्यूटेन है, अब ब्यूटेन का सूत्र तो सभी ब्यूटेन के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन इसकी संरचना तो समावयवी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पहला ये बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा। पहला है आपका नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, एन ब्यूटेन है। और दूसरा है आपका आइसो ब्यूटेन, बताओ दूसरा कौन सा है, आइसो ब्यूटेन है, क्योंकि नीचे लग गया क्या,
एक मैथिल समूह है CH3 है, CH3 मध्य में लग गया, तो इस प्रकार से संरचना तो अलग अलग हो गई लेकिन अणुसूत्र तो समान है, इसीलिए क्या है ये संरचनात्मक समावेवी, अर्थात एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के क्या है संरचनात्मक समावेवी। ध्यान रखना। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन समजातीय श्रेणी की। क्या होती है गुरुजी समजातीय श्रेणी? ध्यान रखना, जिसकी जाति समान हो ऐसी श्रेणियां। कहने का मतलब ये है कि जिनके रासायनिक गुण तो समान हो लेकिन सामान्य सूत्र भी एक जैसा हो, तो बताओ क्या होंगे? वे समजातीय श्रेणी के यौगिक होते हैं। अर्थात वे हाइड्रोकार्बन जिनके रासायनिक गुण समान हो और सूत्र भी समान हो, और सभी इन समजातीय श्रेणी के यौगिकों के मध्य में CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? CH2 का। और परमाणु भार की बात करें तो 14U का अंतर होता है। जैसे कहें तो एल्केन श्रेणी के सभी यौगिक एक दूसरे के क्या होते हैं? समजातीय श्रेणी के होते हैं। क्यों? क्योंकि मेथेन में CH2 जोड़ते ही एथेन आ जाता है, एथेन में CH2 जोड़ते ही प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, इस प्रकार से। तो ये एक समजातीय श्रेणी के हैं, सभी ये क्या हैं? समजातीय श्रेणी के हैं, क्योंकि सभी का एल्केन वाला ही सूत्र होता है और रासायनिक गुण भी समान होंगे, क्योंकि केवल इनमें हाइड्रोजन और कार्बन सभी में यही है, तो रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान। इसीलिए कहेंगे सभी एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के, ये सभी आपस में क्या हैं? समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। अर्थात कहें तो इनमें जब भी अपन कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाती है तो उसका आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि समजातीय श्रेणी में कार्बन श्रृंखला बढ़ती है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है, तो आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, जिसके कारण गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी कारण हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से बताओ क्या हो जाता है? भौतिक गुणधर्म है जिसका नाम है विलेयता। बताओ क्या है? हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे विलेयता भी बढ़ जाती है। ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह बनाने वाले भी समजातीय श्रेणी के एक समान होते हैं। जैसे एल्कोहल है तो चाहे मेथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के समजातीय श्रेणी के होंगे। इसके बाद बात करते हैं कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की। बताओ किसकी बात कर रहे हैं? अब बात करते हैं, अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं गुरुजी, रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले अपन बात करते हैं दहन। अर्थात यदि किसी भी कार्बन का या कार्बन के यौगिकों का, कार्बन के अपर रूपों का दहन करते हैं अपन, तो ऑक्सीजन से दहन करने से उसमें क्या होगा? ध्यान रखना, ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ में क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहने का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश भी निकलेगा। जैसे कार्बन का दहन कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, किसके साथ में? ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ में। मीथेन का दहन किया ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, किसके साथ में? ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ में। एल्कोहल की करते हैं क्या दहन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, किसके साथ में? ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ में। लेकिन ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं ना अपन, तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है। कौन सी ज्वाला निकलती है? स्वच्छ। लेकिन असंतृप्त कार्बन के यौगिकों का करते हैं तो अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। बताओ कौन सी? काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। क्यों? क्योंकि असंतृप्त यौगिकों में द्विबंध त्रिबंध होते हैं, जिसके कारण इनका क्या नहीं होता है? पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, और पूर्ण दहन नहीं होने पर क्या निकलती है? काली ज्वाला। यदि अपन बात करें संतृप्त यौगिकों की, अगर संतृप्त यौगिकों में भी अपन वायु दें तो यदि वो भी पूर्ण सीमित हो, मतलब वायु की आपूर्ति सीमित कर दी जाए, कम दी जाए, तो उनका भी अपूर्ण दहन हो जाएगा, फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला ही निकलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखना, कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे जो ईंधन है कुछ, क्योंकि ये भी कार्बन होता है, कार्बन, कोयला, पेट्रोलियम सब कार्बन है, इनको अपन जलाते हैं तो इनमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इनके अंदर नाइट्रोजन सल्फर होता है। इनसे जलाने से हमें सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं, जो कि वायु प्रदूषक होते हैं, अर्थात इनके द्वारा वायु प्रदूषण फैलता है। एक LPG है आपका, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन क्या पाई जाती है? हाइड्रोकार्बन गैस पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, जो घरों में LPG का यूज करते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है दूसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण। दहन करने पर कार्बन के यौगिक सरलता से क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत। जैसे एल्कोहल का कार्बोक्सिल अम्ल में क्या होना? ऑक्सीकरण। इसके लिए अपन क्षारीय KMnO4 ऊष्मा के साथ में और अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट काम में लेते हैं, और एल्कोहल को किस में बदल देते हैं? बताओ। एल्कोहल को किसमें बदल देते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों में। जिसमें ऑक्सीकारक कौन होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता हो, वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक कहलाएंगे। इस कौन कौन से हैं? ऑक्सीकरण जो कर रहे हैं वही ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन होंगे? जो ऑक्सीकरण करने की क्षमता रखते हैं। जैसे ये क्षारीय हमने KMnO4 लिया है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, यही तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का कार्य कर रहे हैं, तो यही क्या होंगे? ऑक्सीकारक होंगे। क्लियर। संकलन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है संकलन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? असंतृप्त जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें निकेल एवं पैडेलियम जैसे कुछ उत्प्रेरकों के माध्यम से उनका क्या करा देते हैं? अपन हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं, और हाइड्रोजनीकरण करने के कारण ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। जैसे एथीन को हमने निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करा दिया, जिससे हमें एथेन मिलेगा। बताओ क्या मिलेगा? एथेन। इसी अभिक्रिया को कहते हैं संकलन। बताओ क्या कहते हैं? संकलन। और हाइड्रोजन जुड़ती है, इसीलिए इसे हाइड्रोजन
हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी अपन कह सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखना, वनस्पति जो तेल होते हैं उनमें तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला पाई जाती है, जबकि जंतुओं में जो वसा होता है उनमें संतृप्त कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, वनस्पति तेलों में असंतृप्त कार्बन श्रृंखला और जंतु के वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। और ये वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जबकि जंतुओं का वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हम भोजन करने के लिए वनस्पति तेल का यूज करते हैं भोजन बनाने के लिए। जैसे भोजन का सब्जी पकाते हैं ना, तो उसमें सरसों का तेल लेते हैं। सरसों का तेल क्या है? वनस्पति तेल। आगे बात समझ में क्लियर। प्रतिस्थापन अभिक्रिया नेक्स्ट है आपकी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ध्यान रखना, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वो अत्यंत अनअभिक्रियाशील होते हैं, अर्थात क्रिया करते ही नहीं। आप अभिकर्मक दे दो, क्रिया करेंगे ही नहीं। अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में ये अक्रिय होते हैं, क्रिया नहीं करते। लेकिन कुछ उत्प्रेरक इनको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? कुछ विशिष्ट उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ये क्या कर लेते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से हाइड्रोकार्बन की यदि क्रिया करा दी जाए तो ये क्या कर देगा? एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा। जैसे सूर्य की प्रकाश की मेथेन की हमने क्लोरीन से क्रिया कराई तो ये बन गया क्लोरोमेथेन। बताओ क्या बन गया? क्लोरोमेथेन। और ये HCl इधर से निकल जाता है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन ने यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया है? प्रतिस्थापित कर दिया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है एथेनॉल की कुछ विशिष्ट यौगिक हैं, जिसमें पहले आता है आपका एथेनॉल। बताओ कौन सा नॉल आ रहा है? एथेनॉल आ रहा है। ध्यान रखना, एथेनॉल कच्चे के ताप पर द्रव है। बताओ क्या है? द्रव। इसका गलनांक होता है 156 केल्विन, क्वथनांक होता है 351 केल्विन। इसका एक एल्कोहलिक पेय पदार्थ है। क्या है? शराब होती है। एथेनॉल क्या होती है? सिंपल भाषा में बताऊं, शराब है। क्या है? दारू है, शराब है, एल्कोहलिक पेय पदार्थ है। और इनका उपयोग अपन टिंचर आयोडीन बनाने में करते हैं, कफ सिरप बनाने में करते हैं, टॉनिक औषधियों में करते हैं। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है, ठीक है ना। परिशुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक होती है। ध्यान रखना, अगर शुद्ध एथेनॉल आपको ले लिया आपने तो वो क्या होता है? घातक होता है। अब बात करते हैं एथेनॉल की क्रिया। एथेनॉल की यदि क्रिया आप सोडियम से कराते हैं तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और आपका बन जाता है सोडियम एसीटेट। बताओ क्या बन जाता है? सोडियम एसीटेट। सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे किसकी? एथेनॉल की करा दी। एथेनॉल से बनेगा सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन का निर्माण भी इससे कर सकते हैं, एथेनॉल से। कैसे? 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण किया जाता है। क्या कराते हैं? निर्जलीकरण कराने से बताओ जल निकल जाता है। निर्जलीकरण का मतलब जल निकल जाएगा और जल निकलेगा तो बताओ क्या बनेगी? एथीन। तो कह सकते हैं हम एल्कोहल से क्या बना रहे हैं यहाँ पर? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एथेनॉल के प्रभाव क्या पड़ते हैं। एथेनॉल उपापचय प्रक्रिया को धीमी कर देता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। क्यों होता है? क्योंकि शराब है, दारू है। क्या है ये? एथेनॉल। शराब है, अल्कोहल है, और ये उपापचय क्रिया को, कहने का मतलब केंद्रीय तंत्र का तंत्र को प्रभावित करेगा। और केंद्रीय तंत्र का तंत्र में कौन है? मन, मस्तिष्क है। मस्तिष्क प्रभावित होगा। इसी के कारण बताओ सोचने समझने की क्षमताएं सब क्या हो जाती हैं? प्रभावित होती हैं। मानसिक दुविधा आ जाती है, भाव शून्यता आ जाती है। क्लियर। मेथेनॉल ध्यान रखना, ये भी एल्कोहल है, लेकिन मेथेनॉल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी तो थोड़ी सी मात्रा ही मृत्यु कर देगी। क्या कर देगी? मृत्यु कर देगी। क्यों? क्योंकि ये यकृत में जाएगा। मेथेनॉल यदि आपने ले लिया तो ये यकृत में जाता है और यकृत में ऑक्सीकृत होकर के मेथेनेल बना देता है। बताओ क्या बना देता है? ये एल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाता है, वहाँ पर मेथेनॉल मेथेनेल में बदल जाता है। कहाँ पर जाकर के? यकृत में जाकर के। और जो यकृत की कोशिकाएं हैं उनके प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देता है। क्या कर देता है? स्कंदित कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि शराब से यकृत या लिवर क्या होता है? डैमेज होता है। इसीलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। तो जो मेथेनेल होता है, यहाँ याद रखना, ये मेथेनेल यकृत में जो बना है ये हमारी नेत्र की चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो बताओ मेथेनॉल का कितना दुष्प्रभाव? मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। ध्यान रखिएगा। इसको जो एथेनॉल है, एथेनॉल को अपन गन्ने के रस से मोलेसस या सीरा का किण्वन करके बना सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा एथेनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? एथेनोइक अम्ल। इसको अपन एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसके 3 या 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका। और इसका उपयोग अचार के परिरक्षक में करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। गलनांक इसका होता है 290 केल्विन और क्वथनांक होता है 391 केल्विन। ध्यान रखना, ठंडी या
शीत ऋतु में ये जम जाता है। कौन? एथेनोइक अम्ल को यदि ठंडी जलवायु में रखेंगे तो ये जम जाएगा और जमने के कारण इसे अपन कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसकी अभिक्रियाओं की बात करें तो एस्टरीकरण पहली अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एथेनोइक अम्ल को CH3COOH है, इसकी अभिक्रिया अपन एथेनॉल से करा दें तो ये एस्टर का निर्माण करेगा। किसका? एस्टर का। एस्टर का सूत्र क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड OCH C2H5 ये होगा। क्लियर? ये है क्या है? ये एस्टर है। तो इस एस्टर का निर्माण कौन करता है बताओ? एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल दोनों आपस में अभिक्रिया कर दें तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। और इस एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में करते हैं, स्वाद उत्पन्न करने के कारकों के रूप में करते हैं। ध्यान रखना, इससे यदि एस्टर की क्रिया फिर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, किससे करा दें? ये आपका एस्टर है CH3COO और C2H5। इसकी क्रिया अपन किससे करा रहे हैं? NaOH से करा देते हैं तो हमें एथेनॉल मिल जाएगा और बनेगा आपका सोडियम एसीटेट। बताओ क्या बन जाता है? सोडियम एसीटेट। और ये जो सोडियम एसीटेट है इनका निर्माण, इनका प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। किसमें किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता है। तो कह सकते हैं सोडियम एसीटेट बनेगा। NaOH की क्रिया यदि एथेनॉल से करा दी जाए, एथेनॉइक अम्ल से करा दी जाए तो सोडियम एसीटेट बनता है, जिसका उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। अगर एथेनॉल की अभिक्रिया अपन सोडियम के कार्बोनेट या बारी कार्बोनेट से कराते हैं तो भी सोडियम एसीटेट बनता है, जिसका साबुन में उपयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? इसके बाद है गुरुजी साबुन या अपमार्जक। कौन है? साबुन या अपमार्जक। ऊपर एक नोट लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, कि एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर कुछ देशों में स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं। किसको? एल्कोहल में पेट्रोल मिला देते हैं, जिससे इसको किसी देशों में किस में लेते हैं? उपयोग में लेते हैं। किसमें? ईंधन के रूप में। इसके बाद है साबुन एवं अपमार्जक। ध्यान रखना, साबुन क्या होता है? ये साबुन या अपमार्जक होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम एवं सोडियम लवण। क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। किसके? कार्बोक्सिलिक अम्लों के। और कार्बोक्सिलिक अम्लों की लंबी कार्बन श्रृंखलाओं के होते हैं, जैसे स्टीयरेट लवण। कौन से लवण होते हैं? स्टीयरेट लवण होते हैं, जिसमें कार्बन 17 होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 17 कार्बन वाले ये स्टीयरेट लवण भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो साबुन एवं अपमार्जक होंगे वो हमेशा सोडियम एवं पोटेशियम लवण होंगे। किसके? कार्बोक्सिलिक अम्लों के। क्लियर? तो साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो तो जल से, ध्यान रखिएगा, और कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। ध्यान रखना इस प्रकार से, जैसे किसी कपड़े में ये तेल का डब्बा लगा हुआ है, इसमें आपका जो लवण बनेगा, जैसे मान लीजिए ये CH3COONA, ये आपका क्या है? सोडियम लवण हो गया, एसीटेट हो गया। अब इसका ये कार्बन श्रृंखला वाला जो भाग होगा ये उस तेल से क्रिया करेगा, और ये सोडियम धनायन वाला जो भाग होगा वो जल से क्रिया करेगा। क्लियर? तो कहेंगे तो ये धनायन वाला भाग या सोडियम वाला भाग तो जलरागी होता है, और कार्बन श्रृंखला वाला भाग क्या होता है? जल विरागी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस प्रकार से ये सभी उस तेल के चारों ओर इस प्रकार क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मिशेल का निर्माण। अर्थात ये जो उपरोक्त चित्र आपको दिख रहा है ये वाला, ये है मिशेल। बताओ क्या है? मिशेल का निर्माण इस प्रकार से साबुन करता है, और साबुन के मिशेल के निर्माण के फलस्वरूप ही कपड़ों की क्या की जाती है? सफाई की जाती है। ध्यान रखना, साबुन कठोर जल में प्रभावी कम होता है। कठोर जल में क्या होता है? प्रभावी कम होता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट लवण होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लवण पाया जाएगा, और एक मैग्नीशियम कार्बोनेट के लवण किस में पाए जाते हैं? कठोर जल में पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर साबुन क्रियाशील नहीं होता है, साबुन अधिक प्रभावी नहीं है। इसके लिए फिर अपमार्जक काम में लेते हैं। कौन लेते हैं? अपमार्जक। उनको क्या कर देता है? कठोर जल में भी सक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि अपमार्जक में लंबी कार्बन श्रृंखला वाले क्या होते हैं? सल्फोनिक एवं अमोनियम लवण पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें थी आपके आज के इस चैप्टर की, जो था कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आशा करता हूँ सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। ये धनाधर रिवीजन की जो कक्षा चल रही हैं आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। और निरंतर बने रहिएगा मेरे साथ में, जोश एवं जुनून के साथ में। और मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।